हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो पिछले वीडियो में लेसन 4 का मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अपलोड किया था, जिसमें 25 मस्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे। तो उसी तरह से केमिस्ट्री का लेसन 5 का टॉप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लाया हूँ। इस लेसन 5 में क्या है तो पृष्ठ रसायन है, सरफेस केमिस्ट्री है। तो आप यहाँ पे अच्छे तरह से क्वेश्चन को देखिएगा, समझिएगा और अपना नोट्स बनाइएगा, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से ही आप एग्जाम में बहुत अच्छा कर सकते हैं। क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कितना होता है, 40 केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं और बाकी 40 क्या होता है, बाकी 40 यहाँ पे 35 होता है। 35 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं और 35 क्या होता है तो सब्जेक्टिव होता है। इसके बाद 30 नंबर का क्या होता है, प्रैक्टिकल होता है। तो 35 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करने के लिए आपको अच्छे से सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कंप्लीट रखना होगा। तो इसलिए आप अभी से ही कंप्लीट करते जाइएगा। तो चलिए हम पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करते हैं। क्या है तो दूध किसका उदाहरण है? दूध किसका उदाहरण है? पायस का, निलंबन का, सॉल का या सभी का? तो देखिए, दूध उदाहरण किसका है? पायस का। दूध किसका उदाहरण है? पायस, ऑप्शन ए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, रासायनिक अधिशोषण कैसी अभिक्रिया है? रासायनिक अधिशोषण कैसी अभिक्रिया है? उत्क्रमणीय, अनुत्क्रमणीय, बहुलीकरण या इनमें से कोई नहीं? तो देखिएगा, रासायनिक जो भी होते हैं, रासायनिक अभिक्रिया या रासायनिक अधिशोषण, वो क्या होते हैं, वो एक बार जब अधिशोषण हो जाते हैं तो पुनः वो जो थे, जैसा थे वैसा नहीं आ पाते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं तो अनुत्क्रमणीय कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुत्क्रमणीय। और भौतिक अधिशोषण क्या होता है? उत्क्रमणीय। उत्क्रमणीय यानी कि दोनों तरफ का, अनुत्क्रमणीय यानी कि एक साइड से, यानी कि जो बन गया वो दोबारा जो था वो नहीं आ पाएगा, इसलिए हम इसे अनुत्क्रमणीय कहते हैं। और यहाँ पे अगर भौतिक अधिशोषण होता तो हम उत्क्रमणीय कहते। तो यहाँ पे आपको 2 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ होगा। अगर भौतिक होगा तो उत्क्रमणीय और रासायनिक होगा तो अनुत्क्रमणीय। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। क्वेश्चन 2 क्या है? टिंडल प्रभाव किसमें पाया जाता है? टिंडल प्रभाव किसमें पाया जाता है? ऑप्शन है विलयन में, अवक्षेप में, सॉल में या वाष्प में। तो टिंडल प्रभाव सॉल में पाया जाता है। क्या चीज में पाया जाता है? सॉल में, या कोलाइड भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? कोलाइड। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? रासायनिक अधिशोषण में कितनी परतें होती हैं? रासायनिक अधिशोषण में कितनी परत होती है? तो रासायनिक अधिशोषण में केवल एक परत होती है। रासायनिक अधिशोषण में कितनी परत होती है? एक। वहीं पे भौतिक अधिशोषण कहा जाता तो उसमें कितनी परत हो जाएंगी? 2। भौतिक अधिशोषण में कितनी परत? तो 2 परत हो जाएंगे। तो यहाँ से भी आपको 2 क्वेश्चन मिला। चलिए अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5। 5 क्या है? एंजाइम का मुख्य अवयव कौन है? यानी कि एंजाइम का जो इस चीज से मिलकर बना हुआ है उसमें मुख्य घटक कौन है जिससे एंजाइम बना हुआ है? वह मुख्य घटक कौन है जिससे एंजाइम बना हुआ है? तो देखिएगा, प्रोटीन जो है वो एंजाइम का मुख्य घटक है या मुख्य अवयव है। तो प्रोटीन एक यानी कि एंजाइम क्या हो सकते हैं? प्रोटीन हो सकते हैं। यानी कि एंजाइम किससे बने होते हैं? प्रोटीन से बने होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? अधिशोषण की प्रक्रिया होती है, यानी कि अधिशोषण की प्रक्रिया कैसी प्रक्रिया है? उष्माशोषी प्रक्रिया, पृष्ठीय घटना है
या ऑक्सीकरण घटना है या अवकरण है। तो अधिशोषण जो है वो क्या चीज पर होता है, पृष्ठ पर होता है। अधिशोषण क्या हाँ होता है, तो बाहरी होता है, यानी कि पृष्ठ पर होता है, इसलिए हम अधिशोषण को पृष्ठीय घटना नाम देते हैं, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर देखेंगे, तो यहाँ पे देखिए एक बात लिखा हुआ है, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, यानी कि इस वीडियो को बॉस आप सभी लोग लाइक भी कीजिए और चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें और साथ साथ बेल का आइकन भी दबाते रहें कि आपको अगर कोई भी नया वीडियो मिले तो आप तक ज़रूर पहुँचे, इसलिए बेल का आइकन को ज़रूर प्रेस करना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से किसमें टिंडल प्रभाव नहीं पाया जाता है, किसमें टिंडल प्रभाव नहीं पाया जाता है। ऑप्शन है चीनी का घोल, सोने का कोलाइडी घोल, सस्पेंशन या इमल्सन। तो यहाँ पे चीनी के घोल में टिंडल प्रभाव नहीं पाया जाएगा, चीनी के घोल में टिंडल प्रभाव नहीं हो पाएगा। तो याद रखना है, चीनी के घोल में टिंडल प्रभाव नहीं होगा, बाकी सभी में टिंडल प्रभाव होगा। इसके बाद क्वेश्चन 8 क्या है, रक्त पर कौन सा आवेश पाया जाता है। रक्त पर कौन सा आवेश आवेशहीन है, या धनात्मक आवेश पाया जाएगा, या ऋणात्मक आवेश पाया जाएगा, या कोई भी आवेश नहीं पाया जाएगा। तो याद रखिएगा, रक्त पर ऋणात्मक आवेश होता है। कौन सा आवेश होता है, ऋणात्मक आवेश, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, इनमें से कौन द्रव स्नेही कोलाइड का उदाहरण है। कैसा, तो द्रव स्नेही कोलाइड। देखिएगा द्रव स्नेही कोलाइड कैसे होते हैं, तो सबसे पहले वो चिकना होते हैं और उसके साथ साथ गाढ़े होते हैं। तो देखिएगा वैसा कौन कौन सा चीज़ है, तो जिलेटिन भी है, गोंद भी है और स्टार्च भी है, यानी कि तीनों के तीनों यहाँ पे क्या है, तो द्रव स्नेही कोलाइड है। कैसा कोलाइड है, द्रव स्नेही कोलाइड। इसके बाद यहाँ पे बॉस अलग अलग भी करके दे सकता है, केवल यहाँ पे गोंद रहेगा, बाकी 3 अलग चीज रहेंगे, बोल देगा कि इनमें से कौन है जो कि द्रव स्नेही कोलाइड है, तो गोंद रहता तो गोंद हो जाता, बट यहाँ पे तीनों का तीनों क्या है, द्रव स्नेही कोलाइड ही है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, भौतिक अधिशोषण में लगभग कितना ऊष्मा उत्सर्जित होता है। तो अगर भौतिक अधिशोषण कहा जाए तो भौतिक अधिशोषण में 20 से 40 किलो जूल प्रति मोल, 20 से 40 किलो जूल प्रति मोल ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, जबकि रासायनिक अधिशोषण में इससे 10 गुना के लगभग उत्सर्जित होता है। 10 गुना कहें तो 4000 के लगभग, 40 से लेकर 4000 उत्सर्जित होता है। किसमें, तो रासायनिक में। रासायनिक में कितना उत्सर्जन होगा ऊष्मा, तो रासायनिक अधिशोषण में अगर कह दिया जाए कि रासायनिक अधिशोषण में लगभग कितना ऊष्मा उत्सर्जित होता है, तो याद रखना है 40 से 4000 किलो जूल पर मोल। बट भौतिक अधिशोषण में कितना, तो 20 से 40 किलो जूल प्रति मोल। तो ये क्वेश्चन यहाँ से भी 2 ठो मिल गया हमें, भौतिक और रासायनिक दोनों। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, स्वर्ण संख्या सबसे कम किसमें होती है। स्वर्ण संख्या सबसे कम किसमें होती है, जिलेटिन में, या गोंद में, या स्टार्च में, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि स्वर्ण संख्या सबसे ज़्यादा यहाँ पे जिलेटिन में होता है। स्वर्ण संख्या सबसे ज़्यादा किस में होता है, तो जिलेटिन में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे शायद हम अधिक पढ़ दिए, बट क्वेश्चन क्या है, स्वर्ण संख्या सबसे कम किस में होती है। तो स्वर्ण संख्या सबसे कम कहा जाए तो जिलेटिन में होती है। स्वर्ण संख्या सबसे कम किसका होता है, जिलेटिन का। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, तो देखिएगा टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है। टिंडल प्रभाव प्रदर्शित कौन करता है, वास्तविक घोल द्वारा, या घोल द्वारा,
या कोलाइड द्वारा या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे टिन्नल प्रभाव घोल के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, सॉरी कोलाइड के द्वारा। टिन्नल प्रभाव किसके द्वारा होता है? तो कोलाइड के द्वारा। इसके बाद देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 13। 13 क्या है? किस गैस का अवशोषण चारकोल के द्वारा सबसे अधिक होता है? किस गैस का अवशोषण चारकोल के द्वारा सबसे ज़्यादा होता है? तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है और आप कमेंट में इस क्वेश्चन का आंसर जरूर बताइएगा कि किस गैस का अवशोषण चारकोल के द्वारा सबसे अधिक होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन ठोस और ठोस का मिश्रण है? यानी ठोस ठोस से मिलकर बना हुआ है। तो ऑप्शन क्या है? और इसका हम पढ़ाते समय टेबल भी बनवाए थे कि ठोस ठोस के मिलने से क्या बनेगा, ठोस द्रव के मिलने से क्या बनेगा, ठोस गैस के मिलने के बाद उसका जो उदाहरण है वो क्या है। तो सबका उदाहरण करवाए थे। तो यहाँ पे धूम्र है, कोक है, सॉरी केक है, इसके बाद संश्लेषित जेम है और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? संश्लेषित जेम, ऑप्शन सी। इसके बाद क्वेश्चन है 15, निम्नलिखित में से कौन द्रव स्नेही कोलाइड है? कौन द्रव है जो स्नेही कोलाइड है? तो इससे पहले भी तुरंत क्वेश्चन में किए थे, जिसका आंसर सभी किए थे, उसमें गोंद भी था, तो यहाँ भी गोंद है, तो गोंद आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? तो दाब बढ़ाने पर भौतिक अधिशोषण डैश, यानी कि दाब बढ़ाएंगे तो भौतिक अधिशोषण क्या हो जाएगा? तो दाब बढ़ाने से भौतिक अधिशोषण बढ़ जाता है। दाब बढ़ाने से भौतिक अधिशोषण क्या होता है? बढ़ जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? भौतिक अधिशोषण किस आकर्षण बल के कारण होता है? भौतिक अधिशोषण किस आकर्षण बल के कारण होता है? तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि अगर भौतिक अधिशोषण है तो दुर्बल आकर्षण बल, और अगर रासायनिक अधिशोषण रहेगा, रासायनिक अधिशोषण रहेगा तो वहाँ पे प्रबल हो जाएगा, और भौतिक अधिशोषण में क्या हो जाएगा? तो भौतिक अधिशोषण में दुर्बल हो जाएगा। तो यहाँ भी 2 क्वेश्चन मिल गया। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 18, ताप बढ़ाने पर भौतिक अधिशोषण का मान डैश क्या होता है? तो ताप बढ़ाएंगे तो भौतिक अधिशोषण का मान घट जाता है। ताप बढ़ाने से भौतिक अधिशोषण का मान क्या होता है? घट जाता है। और अभी एक और क्वेश्चन ऐसा किए थे कि दाब बढ़ाने पर भौतिक अधिशोषण क्या होता है? तो बढ़ेगा। दाब बढ़ाएंगे तो भौतिक अधिशोषण बढ़ेगा, बट ताप बढ़ाएंगे तो भौतिक अधिशोषण घटेगा। तो यहाँ से याद रखिएगा ये दोनों बात को। अब चलेंगे हम क्वेश्चन नंबर 19 पे। 19 क्या है? तेल तथा पानी के संयोग विलयन से बना कोलाइडी विलयन क्या कहलाता है? तेल तथा पानी के संयोग विलयन से बना कोलाइडी विलयन क्या कहलाता है? तो यहाँ पे ऑप्शन है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिएगा तो ये पायस भी हो जाएगा और इमल्सन तो उसका इंग्लिश है, यानी कि यहाँ पे दोनों को कर देते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों है। तो इसके बाद चलिए क्वेश्चन नंबर 20, कोलाइडल का व्यास का परास होता है, यानी कोलाइडल का व्यास लगभग कितना से कितना होता है? तो कोलाइडल का व्यास 1 से 1000 नैनोमीटर तक होता है। तो ये सब नंबर वाला है, इसको अच्छे से आपको याद रखना होगा मित्रों, वरना एग्जाम में जाने के बाद ये सभी एक जैसे दिखते हैं और गलती लोग करके आ जाते हैं। घर पे आने के बाद विद्यार्थी लोग बोलते हैं कि हम तो बहुत सही किए हैं, सब का सब हम सही लगा लिया, बट एक ही जैसा सही गलती भी दिखता है सही की तरह, इसलिए वहाँ पे आपको अच्छे तरीके से ढूंढना होगा सही आंसर कौन है। तो इसके बाद चलते क्वेश्चन नंबर करते हैं हम 21। 21 क्या है? निम्न में वास्तविक विलयन का आकार क्या होता है? वास्तविक विलयन का आकार क्या होता है? तो 10 के पावर -7 सेंटीमीटर से कम। वास्तविक विलयन का आकार कितना होता है? 10 के पावर -7 सेंटीमीटर से कम होता है। इसके बाद निम्न में निलंबन का आकार, यहाँ पे वास्तविक विलयन का आकार देखें, यहाँ पे निलंबन का आकार, तो निलंबन का आकार क्या होता है? तो 10 के पावर -5 सेंटीमीटर से ज़्यादा होता है। 10 के पावर -5 सेंटीमीटर से क्या होता है? ज़्यादा होता है। इसके बाद का क्वेश्चन नंबर 23 है। 23 क्या है? द्रव स्नेही कोलाइड होता है। द्रव स्नेही कोलाइड कैसा होता है? तो याद रखिएगा, द्रव स्नेही कोलाइड उत्क्रमणीय होता है। क्या होता है? उत्क्रमणीय होता है। इसके बाद यहाँ पे इसी के उल्टा है,
द्रव विरोधी कोलाइड क्या होता है, यानी कि द्रव विरोधी कोलाइड होता है, कैसा होता है, तो इसका जस्ट उल्टा यानी कि अनुत्क्रमणीय होता है। इसके बाद चलिए क्वेश्चन नंबर 25 को देखेंगे। 25 क्या है, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड है एक अच्छा, यानी कि फास्फोरस पेंटाऑक्साइड क्या है, अच्छा अधिशोषक है या अच्छा अवशोषक है या अच्छा रंगनाशक है या अच्छा अवकारक है, तो ये अच्छा अवशोषक है। फास्फोरस पेंटाऑक्साइड क्या है, अच्छा अवशोषक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26, द्रव में किसी द्रव का परिक्षेपण क्या कहलाता है, द्रव में द्रव का मिलना क्या कहलाता है या क्या बन जाता है, तो यहाँ पे द्रव में द्रव क्या बन जाएगा, तो ये पायस बन जाएगा, क्या बन जाएगा, पायस। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 क्या है, ठोस पदार्थ पर किसी द्रव का परिक्षेपण क्या कहलाएगा, यानी कि ठोस और द्रव दोनों मिलेगा तो वो क्या बन जाएगा, तो वो एरोसॉल बनेगा, क्या बनेगा मित्रों, एरोसॉल बन जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 28, अपमार्जक को क्या कहा जाता है, अपमार्जक को क्या कहा जाता है, तो यहाँ पे देखिएगा पृष्ठ सक्रियण या कोलाइडल या निलंबन या इनमें से कोई नहीं, तो यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि पृष्ठ सक्रियण। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 क्या है, टाइलिन नामक एंजाइम का स्रोत है, यानी कि टाइलिन नामक जो एंजाइम है वो कहाँ से बनता है या कहाँ से निकलता है, तो टाइलिन के बारे में तो हम अच्छे से पढ़े हैं कि जीव के लार में टाइलिन पाया जाता है, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। खैर यहाँ पे एक और ऑप्शन नहीं है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन 30 क्या है, कोई उत्प्रेरक रासायनिक क्रिया का वेग एवं दर डैश क्या करता है, कोई भी उत्प्रेरक रासायनिक क्रिया को क्या करता है, बढ़ा सकता है, घटा सकता है, या शुरुआत करेगा या बढ़ाना तथा घटाना दोनों, तो उत्प्रेरक का काम क्या है, बढ़ाना या घटाना दोनों काम करेगा। उत्प्रेरक क्या करेगा, तो क्रिया को बढ़ा भी सकता है और क्रिया को घटा भी सकता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 31, कोलाइडी कणों का शुद्धिकरण किसके द्वारा किया जाता है, कोलाइडी कणों का शुद्धिकरण किसके द्वारा किया जाता है, तो यहाँ पे छानन है, केंद्र प्रसारण है, डायलिसिस है और इनमें से कोई नहीं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डायलिसिस, क्या हो जाएगा, डायलिसिस। इसके बाद का क्वेश्चन है, जानतो झिल्ली में छन जाने वाला विलयन क्या कहलाता है, जानतो झिल्ली में छन जाने वाला विलयन क्या कहलाता है, तो ऑप्शन है समांगी विलयन, निलंबन या कोलाइडी या अवक्षेपण का विलयन। तो दोस्तों यहाँ पे क्या कहला जाएगा, तो समांगी विलयन कहलाएगा, क्या कहलाएगा, समांगी विलयन, ऑप्शन ए। तो हम यहाँ पे 32 क्वेश्चन को देखें जो अच्छे टाइप के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहे, आप इसको अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लीजिएगा और सभी लेसन को, यानी कि केमिस्ट्री हो या फिजिक्स हो, सभी को चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाते रहेंगे। आप मेरे चैनल पे बने रहिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और आप लोग वीडियो देखते हैं तो वीडियो को लाइक भी जरूर किया कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।